अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू होती हैं तो डॉक्टर्स के पास नाक से खून आने वाले पेशेंट्स की लाइन लग जाती है, और ख़ास तौर पे इमरजेंसी में, क्योंकि मैं इमरजेंसी में होता हूँ, तो इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स ख़ास तौर पे गर्मियों में आना शुरू हो जाते हैं नाक से खून के, नेज़ल ब्लीडिंग के। तो बड़े परेशान होते हैं लोग जब उनके नाक से खून आना शुरू होता है, डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और वाक़ई जैसे ही नाक से खून आना शुरू हो, तो अगर उसे वक्त पे रोका नहीं गया तो बहुत सारे ख़तरात, बहुत सारे नुकसानात इंसान के साथ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान को चक्कर आ सकते हैं, इंसान बेहोश हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंसान के साथ हो सकती हैं। तो इसीलिए जैसे ही नाक से खून आए तो उसे रोकने की बेहद ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि नाक से खून आता क्यों है और उसकी वजूहात क्या हैं। तो देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद कॉजेज़ हैं, चंद वजूहात हैं लोकल, यानी कि वो डायरेक्ट नाक से रिलेटेड होती हैं, और कुछ होती हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है, पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपकी नाक से खून आने लग गया। तो लोकल कॉजेज़ वो कौन सी हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्म हवा लगने से, जैसे मैंने कहा गर्मियाँ आती हैं तो फ़ौरन नाक से खून आने के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो गर्म ड्राई हवा लगने से, सूखी हवा लगने से नाक से खून आता है। कोई ट्रॉमा हो जाए उससे नाक से खून आता है। नाक में बाज़ लोगों को ज़्यादा उंगली डालने की आदत होती है, नाक साफ़ करने की आदत होती है, तो उससे बाज़ औक़ात जो है वो नाक से खून आ जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को साइनस का इन्फेक्शन होता है, नेज़ल इन्फेक्शन होता है, साइनोसाइटिस होता है। तो उसकी वजह से भी जिन लोगों को बाकसरत ये इन्फेक्शन रहता है तो उनको बहुत ख़्याल करना पड़ता है, क्योंकि उससे उनके नाक से खून आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी को एलर्जी है, ठीक है ना, एलर्जी में किसी को खांसी होने लग गई या फिर छींकें आने लग गई, तो उसमें नाक पर प्रेशर पड़ता है, तो उससे जो है वो नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी डेफिशिएंसी, ये विटामिन सी बड़ा ज़रूरी है हमारे ख़ास तौर पे खून के लिए और खून को जमाने के लिए। तो विटामिन सी अगर नहीं होगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, खुराक में विटामिन सी नहीं होगा, तो उसमें उन लोगों में नाक से खून आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी दूसरी कॉजेज़ में, सिस्टमिक कॉजेज़ में, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज़ हमारे पास आती है, वो आती है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको भी नाक से खून आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ हैं खून से रिलेटेड, खून जिनका नहीं जम पाता, उनके जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, खून जमाने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनकी अगर कमी हो जाती है, जैसे कि प्लेटिलेट्स खून जमाने में बड़ा अहम रोल करती हैं। ये एक सब, यानी कि इन सेल्स के नाम से वाकिफ़ हैं। तो प्लेटिलेट्स की जिनमें कमी हो जाती है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा वो दवाइयाँ जो कि प्लेटिलेट्स के ख़िलाफ़ काम कर रही होती हैं, यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन, जो कि डिस्प्रिन के नाम से आती है, एस्कार्ट के नाम से आती है। तो जो लोग ये लेते हैं तो उनको बहुत ख़तरा होता है, को नाक से खून आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा पेन किलर जितनी भी हमारे पास है, जैसे कि वॉरिन हो गई, और इसी तरह की जितनी भी पेन किलर्स हैं, ट्रामोल है, टोराडोल है, तो ये पेन किलर्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं तो उनको भी नाक से खून आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चलें, खून तो आ गया, वजूहात डिस्कस हो गई, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अब इसे रोके किस तरह हम? देखिए, जब भी आपके नाक से खून आए ना, तो आपको क्या करना है? आपको लेटना नहीं है, आपको बिल्कुल खड़े नहीं रहना। आपको क्या करना है कि आपको अपने उंगली को, अपने थंब को और अपनी इंडेक्स फिंगर को, आपने अपने नोज़ को पिंच करना है, नोज़ को दबाना है फुल प्रेशर के साथ, और 10 से 15 मिनट तक आपको ये अमल करना है। अब आप बोलेंगे कि सांस किसे लेंगे? तो भाई सांस आपको लेना है मुँह से। 10 से 15 मिनट तक आपने अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से अपने नोज़ को पकड़ लिया, और 10 से 15 मिनट तक पकड़ के रखा, और बिल्कुल आपको लेटना नहीं है और खड़ा नहीं होना, बल्कि हल्का सा गर्दन अपनी झुका के, इसको हम कहते हैं हेड को अपने टिल्ट फॉरवर्ड करके रखना है, आगे की तरफ गर्दन झुका के बैठना है आपको, और ये अमल आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट तक करना है। तो देखिए, अगर खून इतना ज़्यादा गहरा नहीं होगा और ऊपर से जो है वो खून बह रहा होगा, सुपरफिशियल बह रहा होगा, तो ज़्यादा आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नहीं जो है वो उनको डैमेज हुआ होगा, तो ये अमल करने से 70-60% आपका ब्लड इंशाल्लाह रुक जाएगा, सिर्फ़ ये अमल करने से। अगर आपने प्रॉपर तरीके से 10 से 15 मिनट तक आपने ये अमल किया है और आप मुँह से सांस लेते रहें, नाक आपने बिल्कुल भी खोलना नहीं है, तो आपका 70% चांसेस हैं कि आप अपने खून को बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में रोक सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि आप जब इस हालत के अंदर बैठे हुए हैं तो किसी को आप कहें कि वो आपके सर पे ठंडा कपड़ा रख दे या ठंडा पानी डाल दे, बर्फ़ रख दे नाक के ऊपर, नाक के आसपास, और गर्दन पे ठंडा पानी जो है वो डालें, और गर्दन पे ठंडा कपड़ा, कोल्ड पैकिंग टॉवल, जो भी आपके पास कपड़ा हो ठंडा, या बर्फ़ के साथ आप कपड़े को मिला के वो भी आप रख सकते हैं। तो इससे भी खून का दौरानिया कम होगा नाक की तरफ, और इससे खून जमेगा और खून आपका अल्टीमेटली रुक जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने अमल कर लिया, अब भी नहीं रुक रहा, तो उसके बाद क्या करना है? इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 10 से 15 मिनट तक किया और फिर आपने नेज़ल स्प्रेस
का इस्तेमाल किया, जैसे कि ज़ाइलोमेटाज़ोलिन है, ऑक्सीमेटाज़ोलिन है, मुख्तलिफ़ नाम से आते हैं। तो वो आपने यानी कि स्प्रे आपने दोनों नाक में कर दिया और जिस नाक से खून आ रहा है उस नाक से कर दिया। तो और फिर उसके बाद दोबारा आपने 5 मिनट तक दोबारा अपने नाक जो है वो दबा के देखा कि खून रुक रहा है या नहीं रुक रहा। अच्छा, अब ये बात है कि अगर एक नाक से खून आपके आ रहा है तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक नाक से खून आमतौर पे तब आता है जब नाक से ही रिलेटेड कोई कॉज़ हो, यानी कि ऊपर जैसे कि किसी ने नाक में उंगली डाल ली या ट्रॉमा हो गया, कोई चीज़ लग गई, तो ये एक नाक से जो है वो आपके खून आ रहा होता है। दोनों नाक से जब आते हैं तो ख़तरे वाली बात होती है, तो उसमें आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके दिमाग से कहीं आ रहा है, ऊपर से ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया अल्लाह ना करे, या कुछ और बात तो नहीं हो गई, सर पे कोई चोट लगी है उसकी वजह से खून आता है, तो वो अक्सर दोनों नाक से आ रहा होता है। तो एक नाक से खून आना बनिस्बत ये जो है वो अच्छी बात है कि दो नाक से जो है वो खून आ रहा है, तो ये ज़्यादा ख़तरे वाली बात है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको नाक से खून आए तो आपको लेटना नहीं है। लेटना इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप लेटेंगे ना तो आपका जो ब्लड होगा वो अंदर बह के आपके मुंह के अंदर चले जाएगा और मुंह के अंदर से आपके मैदे में चले जाएगा। तो जब मैदे में जाएगा तो नोज़िया भी होगा, आपको मतली भी होगी, आपको उस वक्त वोमिटिंग भी हो सकती है, जो कि और ज़्यादा ख़तरे वाली बात है ड्यूरिंग नेज़ल ब्लीडिंग, और आपको डायरिया भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि मज़ीद हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँ और फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर जो है वो आपका खून जा रहा है मैदे के अंदर, अगर आप लेट गए, तो इसलिए आपको बिल्कुल लेटना भी नहीं है। अच्छा, आपने ये नेज़ल पिंच कर लिया, नाक को दबा के देख लिया और जो है वो स्प्रे करके देख लिया, उसके बावजूद भी अगर खून नहीं रुक रहा, तो आप फिर जो लोकल कहीं भी कोई क्लिनिक है, किसी डॉक्टर का कोई डिस्पेंसर आपको मिल जाए, कहीं भी आपके करीबी कोई छोटा मोटा क्लिनिक ही क्यों ना हो, तो फ़ौरन आपको वहाँ पे जाना है। और वो क्या करेंगे कि आपकी जो वो चेक करेंगे कहाँ से आपकी ब्लीडिंग हो रही है, हम भी यही करते हैं। तो वो हम फिर ये करते हैं कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस जगह से, अगर दोनों नाक से हो रही है तो दोनों नाकों में, अगर एक नाक से हो रही है तो एक नाक में कोई जो गॉज़ है, कॉटन स्वैब है, तो वो हम नाक के अंदर डाल के रख देते हैं और कुछ देर तक हम वो रखते हैं। पहले अच्छी तरह नाक को साफ़ किया, फिर उसमें पॉलीफिक्स लगा के आपने रख दिया, तो फिर जो है वो उसके बाद पेशेंट को थोड़ी देर के लिए लिटा दिया, तो जहाँ से खून आ रहा होता है, क्योंकि वो जगह प्रेस हो जाती है, तो फिर खून आना अल्टीमेटली बंद हो जाता है। अगर इससे भी बंद नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि एक इंजेक्शन है ट्रांज़मीन। तो ट्रांज़मीन अगर इंजेक्शन दे दें 250 mg 500 मिलीग्राम्स का, तो उससे भी जो है वो ब्लड रुक जाता है, अगर जो है वो नेज़ल पैकिंग से नहीं ब्लड रुका। तो मैंने तो अक्सर ये देखा कि 99% ऐसा होता है, या 99 नहीं चले 90% ऐसा होता है कि ट्रांज़मीन देने से फ़ाइनल जो स्टेज है ट्रांज़मीन, उसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ट्रांज़मीन देने के बाद ब्लड अल्टीमेटली रुक जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। और अगर ट्रांज़मीन से भी नहीं रुक रहा, तो आप फिर जो है वो एपिनेफ्रीन या लोकल वेज़ोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं जो कि खून की रगों को बिल्कुल जो है वो सुकेड़ देते हैं, तो वो लोकली जो है वो ट्यूब की सूरत में, क्रीम की सूरत में नाक पे लगाए जा सकते हैं। फिर आगे इलेक्ट्रोकॉटरी होती है, जिसमें आपकी जो है वो हॉस्पिटल में आपको डेफ़िनेटली जाना पड़ेगा बड़े सेटअप के अंदर, जहाँ पर आपको जो एक डायथर्मी मशीन होती है उससे आपकी इलेक्ट्रिकल कॉटरी की जाए, यानी कि खून की रगों को नाक में जो है उसको जला दिया जाए। तो जल जाएंगी तो वो खून की जगह बिल्कुल जहाँ से बह रहा है तो वो खून की जगह बंद हो जाएगी, खून बहने की जगह बंद हो जाएगी और खून निकलना बंद हो जाएगा। या फिर एक सोल्यूशन आता है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं केमिकल कॉटराइजेशन। तो इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट जब नाक में लगा लेते हैं, ये भी हॉस्पिटल के अंदर लगाया जाता है, तो उससे भी खून आना बंद हो जाता है। अब देखिए, जब भी खून आ रहा हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि रोना नहीं है। बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको जब भी आपको खून आए, आपके बच्चों को खून आए, तो कोशिश करना है कि उनको रोने नहीं देना, क्योंकि जितना वो रोएंगे उतना ही उनकी रगें खुलेंगी और उतना ही खून ज़्यादा बहेगा। तो जब भी नाक से खून आए तो आपको पैनिक नहीं होना, ना खुद पैनिक होना है, ना दूसरे को पैनिक होने देना है, और रोना नहीं है, बच्चों को बिल्कुल चुप कराना है, कोशिशें करनी है ताकि मज़ीद खून बहने के अंदर इजाफ़ा ना हो। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि विटामिन सी आपको अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है अगर आपको नाक से खून आने का मसला रहता है। तो विटामिन सी में लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इसके अलावा जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो तमाम सिट्रस फ्रूट्स आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सर्च करें विटामिन सी किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेमन जूस और ऑरेंज जूस का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर करना है। अब नाक से खून आने की एक एपिसोड हो जाती है तो उसके बाद आपने कई दिनों तक नाक में फ़िंगर नहीं डालनी, नाक साफ़ नहीं करना फ़िंगर डाल के। इसके अलावा बेंड नहीं होना ज़्यादा, एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा कोई जो है वो स्ट्रेनिंग का काम नहीं करना, वज़न उठाने का काम नहीं करना, ज़्यादा फोर्स लगाने वाला काम नहीं करना, क्योंकि इससे भी जो है वो आपके नाक से खून आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये तमाम काम प्रिवेंशन में नहीं करने। और दूसरी अहम बात ये है कि जो नेज़ल स्प्रेज होते हैं, जो बाज़ लोग नाक खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
तो ज़ाइनोसिन वगैरह के जो स्प्रेज़ होते हैं, तो ये भी ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये भी आपकी नेज़ल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और फिर खून की रगों को जो है वो उनका डैमेज होना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए नेज़ल स्प्रे सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में, जब नाक से खून आ रहा है या नाक बहुत ज़्यादा बंद हो गया, तब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो नेज़ल स्प्रेस को इस्तेमाल ना किया जाए। तो उम्मीद है आपको इन तमाम टिप्स से फ़ायदा हुआ होगा, और आप अल्लाह ना करे किसी के साथ सिचुएशन होती है तो आप इन तमाम टिप्स पे अमल कर सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान।